यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। चलिए अब एक काम करते हैं, हमने जितना अभी तक पीजीपीपी में पढ़ा उसको एक बार रिकैप करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा करके। ठीक है, चलो इधर देखो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। मैंने आपको सबसे पहले, जैसे मान लो ये पीएनडल बना देते हैं एक बार के लिए, तो ये पीएनडल में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा पीजीबीपी में। तो सबसे पहले एक सेक्शन होती है 28 जो कि इनकम की बात करती है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो यहां पे आती है, सेक्शन 28। और एक होती है सेक्शन 41 का कुछ पार्ट हो चुका है, जैसे बेड डेट्स रिकवरी होता है तो बेड डेट्स रिकवरी टैक्सेबल होगा, ऐसा 41 में बोला हुआ है। तो इनकम जो होती है वो क्रेडिट साइड में आती है। डेबिट साइड में क्या आते हैं, खर्चे। बोलो क्या आते हैं, खर्चे। और खर्चे की सेक्शन कौन कौन सी थी पता है, 30, 31, 32, 35, 35D, 35DDA, 35DDA, 35AD एंड 36 एंड 37। देखो तो हमने क्या क्या पढ़ा पता है। सबसे पहले इनकम क्रेडिट साइड में आएगी, बोलो क्रेडिट साइड में आएगी। एक्सपेंडिचर जो है वो डेबिट साइड में आएंगे। अब एक बात समझना, इसको थोड़ा मैं आईपैड को थोड़ा ऐसे कर रहा हूं, रुको रुको रुको। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में आएंगे। सेक्शन 30, 31, 32 डेप्रीशिएशन था, 35 वो साइंटिफिक रिसर्च, पता है, हाँ। 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 35DDA VRS, 35AD वो AD सेक्शन, 14 बिजनेस, होटल ओयो, हाँ। 36 में कुछ खर्चे अलग होते थे और 37 में तो बोला कि 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, रेवेन्यू खर्चा होना चाहिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। तो वो 37 में अलग हो जाएगा, इतना पढ़ा। इसके बाद हमने कुछ स्पेशल सेक्शन पढ़ी। स्पेशल सेक्शन क्या क्या है पता है आपको। एक तो हमने पढ़ा सेक्शन 40 का क्लॉज ए, सब क्लॉज 1 एंड 1A। ये ध्यान रखना है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो, टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा कितना डिसअलाउड होगा, 100%। रेजिडेंट को पेमेंट किया, टीडीएस नहीं काटा तो खर्चा 30% डिसअलाउड। उसके बाद एक सेक्शन याद रखनी है 40A सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3। रिलेटिव को पेमेंट किया तो अनरीजनेबल क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। रीजनेबल क्या होगा, अलाउ। एंड 48(3) क्या बोलता था, कैश में पेमेंट 10,000 से ज्यादा किया तो डिसअलाउड। एंड लास्ट एक सेक्शन याद रखनी है 43B टांग अड़ाने वाली, कि कुछ पेमेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ आपको पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ होंगे। समझा कि नहीं समझा। अब आपका जो सेक्शन 43B चल रहा था, इसके बाद आप 1.5 पेज को छोड़ दो। 1.5 पेज मतलब एक साइड और दूसरी आधी साइड। और अगर मान लो ऐसे आपके 2 छूट रहे तो 2 छोड़ दो, ठीक है। 1.5 से 2 पेज मतलब ऐसा ऐसा वाला एक। चलिए अब एक बात समझना, अब अपन ये सीख रहे हैं, सब लोग इधर देखो। क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू सॉल्व पीजीबीपी क्वेश्चन। पीजीबीपी क्वेश्चन भाई सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोलते हैं जो बुक में दे रखा होगा उसके हिसाब से कर लेंगे। पीजीबीपी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हाथ से। तो नवीन कुमार अभी आएगा, यहां देखो बेटा। पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होती है। एक होती है डायरेक्ट मेथड, क्या होती है, तो दूसरी मेथड कौन सी होगी, वाह। एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। अब देखो डायरेक्ट मेथड आपको कब फॉलो करना है पता है, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, आपको बोला कि ये रिसिप्ट हुई है और ये पेमेंट हुए है, आप पहले इधर देख लो फिर कॉपी कर लेना, ठीक है। जब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है
तो आपको डायरेक्ट मेथड से पीजीबीपी का इनकम निकालना है। डायरेक्ट मेथड कैसे फॉलो करना है पता है? बड़ा सिंपल है कि पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले जो जो इनकम दे रखी है, इनकम्स को ले लीजिए। इनकम एज पर सेक्शन 28 एंड 41 की इनकम को ले लो, और इनकम में से आप एक काम करो, लेस कर दो खर्चे को। जितने खर्चे अलाउ होते हैं वो सब लेस कर दो। एक्सपेंसेस अलाउड, जो एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं वो लेस कर दो। कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं? सेक्शन 30, 31, 32, 35, 35D, 35DDA, 35AD, 36 एंड 37। ये जितने भी खर्चे हैं उनको आप लेस कर दो। ये जितने भी खर्चे उनको आप लेस कर दो। आपको क्या मिल जाएगा? पीजीबीपी का इनकम। बोलो क्या मिल जाएगा? पीजीबीपी का इनकम। ये आपका आ गया पीजीबीपी का इनकम। ये बड़ा सिंपल मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। ये कब फॉलो करना है? जब आपको एग्जामिनर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे दे। क्या दे दे? वो एग्जामिनर आपको एक रिसिट एंड, जो अकाउंट में रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो दे दिया, अब इससे इनकम पीजीबीपी का निकालो। तो आपको क्या करना है? रिसिट साइड में इनकम होगी तो इनकम देख लो, खर्चे कौन कौन से अलाउ होने चाहिए, 30, 31, 32, 35 इस सब में आता है, वो लेस कर दो, जो बचेगा वो बिजनेस का इनकम। दूसरा मेथड होता है दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट मेथड। बोलो इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से आपको पीजीबीपी का इनकम तब निकालना है जब आपको एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर अकाउंट्स दे रखा होगा। अकाउंट्स जो आप पढ़ते हो ना, एडवांस अकाउंट, तो एडवांस अकाउंट में जो पीएनडल बनता है वो आपको दे रखा होगा। और जब वो दे रखा है तो आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करनी है, और इनडायरेक्ट मेथड से आपको पीजीबीपी का इनकम निकालना है। अब आप बोलोगे इनडायरेक्ट मेथड से पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप एक काम करो, सबसे पहले आप चालू कर दो नेट प्रॉफिट जो दे रखा है एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उससे आप चालू करो। अब उसमें आपको ऐड कर देने का, अगर कोई खर्चा डिसअलाउड है और पीएनडल के डेबिट में डाल रखा है तो उसको ऐड बैक कर दो। ये अपन करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। डिसअलाउड या फिर आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। अगर कोई आइटम्स ऐसी है जो सेपरेटली कंसिडर करनी है उसको आप ऐड कर दो, और लेस कर दो अलाउड और आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। चलिए, जो बचेगा वो पीजीबीपी का इनकम। ये कैसे निकालेंगे वो अभी अपन सीखेंगे करके, ठीक है? आपको लगेगा ये तो बैंक रिकंसिलेशन जैसा है, बट समझ में आ जाएगा करके, ठीक है? आपने बैंक रिको पढ़ा था, कहां पढ़ा था? फाउंडेशन में। हाँ, तो आज ये समझो, आज अपन बैंक रिको पढ़ेंगे। चलिए, जो बोर्ड पे दे रखा है इसको कॉपी करो। पहले बोर्ड पे दे रखा है इसको कॉपी करो, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखो। करण रामचंदानी, ऐसा नहीं है बेटा। कैश फ्लो भी ऐसा बनता है क्या? कैश फ्लो में भी ऐसा होता था कुछ एडलेस करने वाला? हाँ, अच्छा, चलिए। और जिनका ये कॉपी करके हो गया, क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ। ये लिखा हुआ क्या है बता देता हूं। अच्छा, पहले तो ये लिख रहे होंगे ना, ये तो दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है। चलो,
यस पीपल प्लीज। अरे ओ लव बर्ड्स, बाद में बात कर लेना, पहले इधर ध्यान दो। तुझे बोला ही नहीं, तू क्यों बोल रहा है? मैं उनसे बात कर रहा हूं। तू लव बर्ड्स में तू आता है क्या साथ में? खुद अपने पे क्यों ले रहा है भाई? मैंने इन दोनों को बोला है, ब्लू ब्लू वालों को। चलिए इधर लिखा है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, और एड में लिखा है डिसअलाउड और आइटम्स कंसिडर सेपरेटली, एंड इधर लिखा है अलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली। चलिए चलिए हुआ। ये बंदा मोबाइल की खोज में, नहीं मोबाइल ढूंढ देगा। जो बच्चा कोई व्हाट्सएप वगैरह ले लेना का मोबाइल। और ये तुम पीछे वाले लड़ाई मत किया करो आपस में, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हो। अगर मैंने देख लिया, मैं सच बताओ बाहर फेंक दूंगा तुमको सबको, या फिर यहां पे कैमरे के सामने आके लड़ाई करनी पड़ेगी और फिर देखेंगे कौन जीत रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर, ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, यहां लिखा है डिसअलाउड और आइटम्स कंसिडर सेपरेटली, और ये लिखा है अलाउड और आइटम कंसिडर सेपरेटली PGBP का इनकम। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। मीट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। प्राची बोल रही है सर मैं क्लास ले रही हूँ, सब लोग मेरे पे कलर डाल रहे हैं, तो पूछो ये किसने ये हरा रंग डाला करके। ठीक है, वो गाना है ना, ये किसने ये हम पे हरा रंग डाला। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए सब लोग। एक बात समझना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन बोलता है ढंग से क्वेश्चन को पढ़ने का। एक तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क के लिए, ऐसा बड़ा ये ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस बार का अगर आप एमटीपी का पेपर देखोगे ना, एमटीपी बताया था मैंने उस दिन, तो एमटीपी का जो पहला क्वेश्चन है वो सिमिलर टू दिस क्वेश्चन है 15 मार्क का। ठीक है, मिस्टर राजू मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई। देखो जब भी आप पहले क्वेश्चन को रीड करते हो हमेशा ध्यान देना है कि अगर मैन्युफैक्चरर वर्ड लिखा हुआ है तो अंडरलाइन करना है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, तो इसलिए अंडरलाइन करके रखना। अगर वो 115 BSc नहीं लेता तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। देखते आगे क्या दे रखा है। Gives the following manufacturing, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। क्रेडिट साइड में दे रखा है सेल 2 करोड़ एंड 32 लाख की आपकी सेल दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक इधर दे रखा है क्रेडिट साइड में। इधर साइड में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड में जीपी दे रखा है, उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी दे रखा है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दे रखा है, एचजीएसटी मतलब आपका ये जीएसटी है, जीएसटी का पेनल्टी दे रखा है, जीएसटी दे रखा है, जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन दे रखा है, डेप्रीशिएशन दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो इतनी चीजें जो है वो पीएनडल में दे रखी है। एक बार पूरा रीड करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में अप्रोच कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एक बार पूरा रीड करते हैं क्वेश्चन को। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्या क्या? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज कमीशन टू द ब्रदर ऑफ एसएससी, कमीशन अमाउंट एट मार्केट रेट इज 36,000। मतलब यहां जो एडमिन चार्जेस ऊपर दे रखा है 326, उसमें कमीशन है 46,000 का जो कि भाई को पे किया है, लेकिन उसका मार्केट रेट है वो सिर्फ 36,000 है। तो मैं बोलूं एक्सेसिव क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। एसएससी पेड 33,000 इन कैश टू द ट्रांसपोर्टर, मींस ट्रांसपोर्टर को 33,000 रुपए 33,000 कैश में पेमेंट किया। दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस अमाउंट करके। ठीक है, एक बात बताओ, अलाउ या डिसअलाउ? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पार्ट, a sum of 4,000 per month was paid as salary to staff throughout the year. आपने throughout the year सैलरी पे किया स्टाफ को, and this has been not been recorded in books of accounts. रिकॉर्ड करना ही भूल गए आप, आपको लिखना चाहिए था बट लिखना ही भूल गए, तो लिख लो अभी भाई, लिखना भूल गए तो अब लिख लो। ठीक है, उसके बाद बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31 मार्च 2024 इज 20,000। एक बात बताओ, आपका बैंक टर्म लोन ऊपर का इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 60,000 दे रखा है। हाँ भाई, 60,000 दे रखा है। अब आगे क्या दे रखा है कि बैंक टर्म लोन का इंटरेस्ट है जो आपने 31 मार्च 2024 तक 20,000 पे किया, एंड बाकी वाला नवंबर 2024 में जाके पे किया। एक बात बताओ, मेरे को बताओ, यहां 43 भी टांग अड़ाएगी, और 43 क्या बोलती है, अगर शेड्यूल बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। तो यहां पे बेटा ड्यू डेट आती है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, और उसने कब पे किया है? नवंबर में। तो आपका मैं बोलूं 20,000 तो अलाउ हो जाएगा, 40,000 डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000। उसने हाउसिंग लोन का कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है। इट्स रिलेट टू द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर 22-23 फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन। तो उसका एक एसओपी है जिसका प्रिंसिपल रीपेमेंट 50,000 है, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वॉज 23,000। हाउसिंग लोन वॉज टेकन फ्रॉम केनरा बैंक, दिस अमाउंट वर नॉट डील्ड विद द पीएनडल। पीएनडल में इसका कहीं पे भी इफेक्ट नहीं दे रखा। एक बात बताओ, हाउसिंग लोन एसओपी है और एसओपी का इंटरेस्ट है, मैं बताऊं हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ होगा? सेक्शन 24 में एसओपी का इंटरेस्ट अलाउ होता है, मैक्सिमम 2 लाख या 30,000, तो उधर चला जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट 50,000 का क्या होगा, मैं इसको आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, अब इन्होंने बोल रखा है। एक बात बताओ, ये पीएनडल के डेबिट में जो डेप्रीशिएशन दे रखा होगा, वो डेप्रीशिएशन अकाउंट्स वाला होगा या टैक्स वाला होगा? अकाउंट्स वाला होगा ना भाई, ये तो आपको अकाउंट्स का पीएनडल दे रखा है ना, तो जो भी ये डेप्रीशिएशन दे रखा है ये अकाउंट्स वाला है। कौन सा है? अकाउंट्स। अब इन्होंने इनकम टैक्स के लिए क्या बोला, देखिए, depreciation allowable under the act is to be computed on the basis of the following information। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप निकालो कि इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन कितना आएगा। डेप्रीशिएशन इन्होंने WDV दे रखा है 31 मार्च 2023, लास्ट ईयर का WDV 14 लाख दे रखा है। डेप्रीशिएशन लास्ट ईयर का दे रखा है 2,10,000, तो ये लेस करेंगे तो ओपनिंग WDV आ जाएगा। इस साल में एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 डेज वाला है, वो 2 लाख है, एंड टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल एडिशन 4 लाख है, और 180 डेज से ज्यादा वाला है वो 2 लाख है, तो 2 लाख कम वाला हो जाएगा। भाई टोटल एडिशन है वो 4 लाख है, 2 लाख बोला है मोर देन 180 डेज, तो 2 लाख क्या हो जाएगा? लेस देन 180 डेज। हां, इन्होंने बोला इग्नोर एडिशनल डेप्रीशिएशन, एडिशनल डेप्रीशिएशन आपको नहीं लेना।
चलो आगे बोल, क्या बोला है? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ राजू फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड द 115 बीएससी। 115 बीएससी उसने नहीं लिया। आप इसकी टोटल इनकम निकाल के बताओ और इग्नोर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 14A। ये 14A क्या होता है इसको छोड़ दो, ठीक है। 14A जो है ये क्या होता है कि जो एग्जेम्प्ट इनकम होती है उसके सामने खर्चे जो है कुछ अलाउ नहीं होते, दैट इज कॉल्ड 14A। आपके काम का चीज नहीं है ये। चलिए अब एक बात समझिए आप लोग, मुझे एक दो चीजें है वो क्लियर करो। ये जो पीएनडल आपको दे रखा है, मुझे ये बताइए ये अकाउंट्स वाला है या टैक्स वाला है? एक बात बताओ, अकाउंट्स में आपके कोई हेड ऑफ इनकम होता है क्या? क्या सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्या कोई हेड होता है क्या? तो अकाउंट्स में तो कोई हेड नहीं होता। अकाउंट्स में तो जो इनकम आती है क्रेडिट में डालो, जो खर्चे आते हैं डेबिट में डालो, यही होता है। खर्चे डेबिट में, इनकम क्रेडिट में, वही अकाउंट्स में होता है। लेकिन इनकम टैक्स में तो अलग अलग हेड होते हैं। अब सबसे पहले हमको कौन सी मेथड फॉलो करनी है, उसके लिए मैंने ऊपर लिखवा के दिया। अगर आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है तो कौन सी मेथड फॉलो करनी है? डायरेक्ट। एंड अगर आपको पीएनडल दे रखा है तो कौन सी मेथड फॉलो कर? इनडायरेक्ट। तो यहां कौन सी मेथड फॉलो करनी है? इनडायरेक्ट। कौन सी मेथड फॉलो करनी है? इनडायरेक्ट। अब एक बात समझते हैं, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करनी है। अब अपन इस पीएनडल को पहले निहारते हैं, अच्छे से निहारना। हाँ, एक बात बताओ, जो सेल्स है वो बिजनेस में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। सेल्स तो बिजनेस में ही आएगी, क्लोजिंग स्टॉक भी बिजनेस का है। एक बात बताओ, ये जो डिविडेंड दे रखा है क्रेडिट साइड में, मैं बताऊं अपने लिए कौन से हेड की इनकम आती है? डिविडेंड। अरे डिविडेंड अदर सोर्सेज में जाता है ना, तो ये डिविडेंड है एंड एग्रीकल्चर इनकम है, ये दोनों तुम्हारे कहां जाएगी? अदर सोर्सेज में। ये तुम्हारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की आइटम्स है, ये तुम्हारे अदर सोर्सेज की आइटम है। तो इसको यहां से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, क्या हटाएंगे, सब अपन सीखेंगे करके, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, इसको अपन सीखेंगे अच्छे से। चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को चालू करते हैं। आप साथ साथ में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, जहां मैं बोलूं रुकना है वहां रुकना है, ठीक है। और अदरवाइज आप मेरे साथ साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां मैं बोलूं रुकना है वहां पे आपको रुकना है। मैं बोलूं थांबा तो आपको थांबला है, ठीक है। तो क्वेश्चन थाम लो। क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 74। बंदे का नाम है मिस्टर राजू। प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। अपन यहां पे निकालेंगे टोटल इनकम। प्रिंस यस बेटा यस, हम यहां पे टोटल इनकम निकालेंगे। टोटल इनकम का मतलब एक हेड का इनकम या पांचों हेड का इनकम? हाँ, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, या जिसको आप नेट टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। चलिए अपन एक एक हेड की डिटेल है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले, क्या इसमें सैलरी हेड से रिलेटेड कुछ पॉइंट दे रखा है क्या? क्या दे रखा है? क्या दे रखा है सैलरी हेड से? मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे सैलरी हेड आपकी इनकम, राजू का जॉब करता है क्या? राजू कहीं, या राजू बिजनेस करता है? अरे राजू बिजनेस करता है या जॉब करता है? बिजनेस करता है ना, तो राजू की कोई सैलरी हेड की इनकम नहीं है। बट मुझे पता है एक हाउस प्रॉपर्टी का एक इंफॉर्मेशन दे रखा है। हाउस प्रॉपर्टी एसओपी का इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले हम हेड की इनकम निकालते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये घर इसका एसओपी है क्या एलओपी है? बोलो एसओपी। एसओपी है। एक बात समझिए, एसओपी के केस में हर जगह डैश पे डैश आता था, सिर्फ एक ही चीज लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मैं चालू कर देता हूं सीधा नेट एनुअल वैल्यू से। नेट एनुअल वैल्यू निल, इसमें से हम लेस करते थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और दो आते थे, एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और दूसरा आता था इंटरेस्ट ऑन लोन।
तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आएगा 23,000। 23,000, तो 23,000 यहां पे ले लेते हैं, लॉस है तो 23,000 का नेगेटिव इनकम, 23,000 का नेगेटिव इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, 23,000 का नेगेटिव इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, 23,000 का नेगेटिव इनकम हाउस प्रॉपर्टी से। अब एक बात समझना, इसके अपन एक नीचे लाइन पतली सी ड्रॉ कर देते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया। ऐसे ही ड्रॉ कर दो कि हाउस प्रॉपर्टी को बाइफरकेट करने के लिए अभी दूसरा हेड चालू करेंगे ना, तो मिक्स ना कर लो, लास्ट में मिक्स करना है। चलिए, उसके बाद दूसरा हेड होता है कौन सा? पीजीबीपी आएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी। अब आप रुक जाइए, ये लिखने के बाद आप रुक जाइए, कुछ नहीं लिखेंगे, थांबा, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। अब देखो, इनडायरेक्ट मेथड से पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालना, सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए अगले 10 मिनट तक, ठीक है? तो वी विल स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात बताओ, कितना दे रखा है? 5 लाख। तो चलो मैं नेट प्रॉफिट पहले ले लेता हूं 5 लाख। अब इधर देखना, इसमें आपको कुछ आइटम ऐड करनी पड़ेगी और ऐड में लिखेंगे अगर कोई खर्चा डिसअलाउड है तो, या फिर आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। एंड गाइज, आप जब ऐसे लिखते हो कि डिसअलाउड, आइटम कंसिडर सेपरेटली ऐड में, उसके बाद 6-7 लाइन छोड़ के और सीधा लिखने का लेस। क्या लिखने का? लेस। और लेस में लिखने का अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर, कुछ भी लिखना नहीं है आपको अभी, सेपरेटली। चलो अब इधर देखो, आप अपन पी हैंडल को निहारते हैं। एक बात बताओ, जब अपन पी हैंडल को निहारते हैं, हम क्रेडिट साइड में जाते हैं, मुझे बताओ, अपन इस प्रॉफिट से चालू कर रहे हैं क्वेश्चन, हम बिजनेस का इनकम निकाल रहे हैं इस प्रॉफिट से, ये जो 5 लाख है, इस 5 लाख से हम चालू कर रहे हैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो दोनों इनकम अदर सोर्सेस की है, ये इधर डाल रखी है, जो इधर डाल रखी है। मेरे को एक बात बताओ, जब मैं इधर से इनको उड़ाऊंगा 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 तो मेरा प्रॉफिट कम होगा या बढ़ेगा? भाई, अदर सोर्सेस की इनकम जो दोनों है, आप एक बात बताओ, मेरे को इन दोनों को हटाना है क्योंकि ये इस हेड की है ही नहीं, ये तो आइटम कंसिडर सेपरेटली दूसरे हेड में जाएगी, बिजनेस की थोड़ी है ये इनकम। तो इनको जब मैं इधर से हटाऊंगा, उड़ाओ इधर से उड़ाऊंगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रॉफिट कम होगा? राइट आंसर इज प्रॉफिट कम होगा। भाई सीधी सी बात है, ये पी&एल ऐसे दिमाग में रखो, ये खर्चे इधर इनकम है, इधर से उड़ाया हटाया तो मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे लिखना है लेस में। लेस में ये अलाउड नहीं है, ये क्या है? आइटम कंसिडर सेपरेटली, ये दूसरे हेड में कंसिडर होगा। तो मैं लेस में लिखूंगा, एक तो तुम्हारा क्या है? डिविडेंड है, कितना है डिविडेंड, और दूसरा क्या है? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। कितना? 1 लाख। तो 1,80,000 मैंने लेस कर दिया, और कितना लेस किया? 15,000। चलो अब आप इधर देखो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखना, इधर देखो। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, डेबिट को एक बार देखते हैं, स्क्रूटनी करते हैं डेबिट का। तो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक से कोई दिक्कत नहीं, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं है इसको लेके। परचेज भी ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एक्सपेंसेस नोट को बाद में पढ़ेंगे, पहले सिर्फ पी&एल को निहारो। जीपी से कोई इश्यू नहीं है, एडमिन चार्जेस से कोई इश्यू नहीं है। यहां देखा रखा है
HGST का पेनल्टी। एक बात बताओ, पेनल्टी अलाउ होगी या डिसअलाउड? मैंने बोला था कल कि पेनल्टी डिसअलाउड होगी। गुड मॉर्निंग। पेनल कहां ध्यान है तुम्हारा? पीछे वालेगा। पेनल्टी अलाउड होगी या डिसअलाउड होगी? डिसअलाउड। कल अपन ने बोला था पेनल्टी डिसअलाउड होगी। तो एक बात बताओ, इस पेनल्टी को 5,000 आपने डेबिट में डाल रखा है, इसको डिसअलाउड करना है, मतलब इसको यहां से उड़ाना है, यहां अलाउ नहीं होगा, तो यहां से इसको हटाऊंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। तो ये क्या हो गया? डिसअलाउड। तो मैं इसको क्या करूंगा? ऐड। तो ऐड में मैं लिखूंगा दैट इज HGST पेनल्टी कितना है? 5,000। चलिए अब आप समझिए आगे, कुछ मत लिखना अभी। आपने जीएसटी भरा है, जीएसटी अलाउ होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। जनरल एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी अलाउ है। अब इसका नोट अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा है। नोट अपन ये मान रहे हैं कि अभी तक हमने नोट्स नहीं पढ़े, तो इससे रिलेटेड कुछ नोट्स में रहेगा तो देखेंगे। डेप्रीशिएशन जो 2 लाख दे रखा है, ये कौन सा वाला? अकाउंट्स वाला है। तो मैं बोलूं अकाउंट्स वाले डेप्रीशिएशन को हटाएंगे यहां से, तो जैसे ही यहां से हटाएंगे प्रॉफिट क्या होगा? ऐड। और डेप्रीशिएशन लेस कौन सा वाला होगा? इनकम टैक्स वाला होगा। हां, तो देखो मैं यहां पे पहले ऐड में लिख रहा हूं, कुछ मत लिखना आप लोग, इधर देखना, देखते जाना सिर्फ। दैट इज डेप्रीशिएशन एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना डेप्रीशिएशन दे रखा है? 2 लाख। तो 2 लाख को आप एड बैक कर दो, डिसअलाउड कर दो। लेकिन आपको अलाउड डेप्रीशिएशन कौन सा होगा? एज पर इनकम टैक्स रूल। तो डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट भी लिख सकते हो, और इसके लिए हम बना देते हैं नोट नंबर 1 कि डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होगा। आप कुछ मत लिखो अभी भी। चलिए मैं डेप्रीशिएशन का कैलकुलेशन कर रहा हूं, और मुझे बताइए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन में नोट नंबर 1 में कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं लिखना अभी भी। नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन। आप जाओ डेप्रीशिएशन वाले इंफॉर्मेशन पे। मुझे बताओ सबसे पहले WDV लास्ट ईयर का कितना दे रखा है? एज ऑन 31 मार्च 2023 14 लाख दे रखा है। हाँ भाई, और इसमें से लास्ट ईयर का डेप्रीशिएशन भी दे रखा है। डेप्रीशिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 कितना? 2 लाख। तो उसको लेस कर दो, अब जो बचेगा 11,90,000। ये मैं बोलूं ये करंट ईयर का ओपनिंग WDV हो गया। हाँ, तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू आपका 11,90,000। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें अपन ऐड करेंगे, ऐड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड, ये लिखते थे। और एक बात बताओ, इसको 2 पार्ट में लिखते थे, एक तो पुट टू यूज 180 डेज और मोर, और एक पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। तो इसको मैं ऐसे करता हूं, पुट टू यूज 180 डेज और मोर, और दूसरा पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। कितना? 2-2 लाख है। हाँ भाई, क्योंकि टोटल 4 लाख है और 2 लाख 180 दिन से ज्यादा वाला है, तो बाकी वाला 180 दिन से कम वाला होगा। तो कितना हुआ टोटल? 15,90,000। हाँ, अगर इसमें से कोई सेल होता तो लेस कर देते, सेल वैल्यू नहीं है, तो इसी को अपन बोलेंगे WDV फॉर डेप्रीशिएशन। हाँ, WDV फॉर डेप्रीशिएशन कितना आया? 15,90,000। अब एक बात समझना है, WDV फॉर डेप्रीशिएशन पे अपन डेप्रीशिएशन निकालेंगे। तो इधर देखो, मैंने यहां पे लिखा WDV फॉर डेप्रीशिएशन कितना है? 15,90,000। अब एक बात समझो, इसको पहले लेस देन 180 डेज वाला लेंगे, तो इसमें से आपका लेस देन 180 डेज वाला कितना है? 2 लाख है। तो 2 लाख पे आपको डेप्रीशिएशन 7.5%। जब कुछ नहीं दे रखा तो 15% मानने का। इन्होंने 15% ब्लॉक दिया है क्या? वैल्यू 15% लिख के दिया है क्या? हाँ, लिखा है 15%। हाँ ठीक है, नहीं दे रखा होता तो भी प्लांटेड मशीनरी 15% मानने का। ठीक है, कितना आया?
15,000 आया। एंड गाइज आपका बैलेंस कितना बचा? 13 लाख। इस पे 15% आएगा तो कितना आया? 2 लाख 8,500। दोनों की टोटल करो। 2,23,500। तो ये आपका डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड आया। तो आपके पास क्लोजिंग WDV कितनी आ गई? 13 लाख। अब एक बात बताओ, आपका डेप्रीशिएशन 223,500 आया, तो आपको PGBP में इतना डेप्रीशिएशन अलाउ होना चाहिए। तो मैं इसमें लेस में लिखूंगा डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स 2,23,500। चलो डन। अब एक बात बताओ मुझे, अब अपन एक एक नोट को एनालाइज करेंगे और समझेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहला नोट ध्यान देना, हाँ अच्छे से आराम से, अपन बहुत टाइम लेके क्वेश्चंस को करेंगे। एडमिन चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड टू द कमीशन टू द ब्रदर ऑफ द एसएससी। द कमीशन अमाउंट एट मार्केट रेट इज 36,000। एक बात बताओ, इसमें है ना, इसमें एडमिन खर्चे में एक 46,000 का कमीशन डाल रखा है जो भाई को पे किया है, जिसकी मार्केट अमाउंट 36 है। तो मैं बोलूं 10,000 डिसअलाउड हो जाएगा। मैं बोलूं 10,000, तो 10,000 डिसअलाउड हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पे आपने 46 डाला हुआ है, तो इधर से 10,000 उड़ाओ। तो डेबिट से 10,000 उड़ाया, तो मैं बोलूं ऐड करूं या लेस करूं? ऐड करूं। भाई समझा ना? क्योंकि आपने इधर 46 डाला हुआ है, इसमें से 10 को डिसअलाउड करना है। तो डिसअलाउड करना मतलब इसको यहां से हटाना है, तो भैया आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऐड में मैं लिख रहा हूं, इसके ऊपर नोट लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है? मैं बाद में लिखवाऊंगा नोट्स वगैरह सब। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दैट इज कमीशन टू ब्रदर, और कितना डिसअलाउड हो रहा है, और इसके लिए अपन लिख लेंगे नोट नंबर 2 में 10,000 का कमीशन आपका डिसअलाउड हो रहा है करके, ठीक है? चलिए उसके बाद में आगे चलते हैं। अगला एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट अपना हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टर को कैश में पेमेंट किया 33,000 का, चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम नोट में लिख के देंगे कि एज पर सेक्शन 40 ये सब सेक्शन 3, if any payment is made to the transporter in the cash up to 35,000 is allowed as deduction। तो यहां पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, एक एम्प्लॉय को सैलरी थी जो 4,000 पर मंथ थी, पूरे साल पे की, बड़ा भूल गए लिखना। अरे तो भूल गए तो अब लिख लो ना। तो एक बात बताओ, अगर आप सैलरी 4,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 कितना होता है? 48,000। अगर आप सैलरी इधर लिखोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। तो मैं बताऊं यहां पे मुझे क्या करना है? लेस करना है। तो अलाउ हो जाएगा सैलरी नॉट रिकॉर्डेड, सैलरी नॉट रिकॉर्डेड 12,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ 48। क्या बात कर रहे हो? चलो उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इधर देखो बड़ा सिंपल है। बैंक का टर्म लोन का इंटरेस्ट, एक बात बताओ, इधर टर्म लोन का इंटरेस्ट दे रखा है 60,000। टर्म लोन बैंक से लोन लिया है, और बैंक का लोन का इंटरेस्ट है जो मशीनरी के लिए लिया था, मशीनरी पुट टू यूज हो चुकी है, ठीक है? अब एक बात समझना, अगर पुट टू यूज के पहले का इंटरेस्ट होता है वो तो कैपिटलाइज होता है, ये इसमें पुट टू यूज हो चुकी है। अब एक बात समझना, 60,000 का इंटरेस्ट है, इस पे सेक्शन 43 भी टांग अड़ाएगी। वो क्या बोलती है? जितना आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक पे कर दिया वो तो इस साल अलाउ होगा, बाकी वाला जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर अलाउ होगा। और रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट नॉर्मली होता है जुलाई या अक्टूबर। किसके लिए जुलाई होता है, किसके लिए अक्टूबर, वो मैं अलग टॉपिक में आपको बता दूंगा। अब एक बात बताओ, यहां पे ये 20,000 का पेमेंट तो आपने अभी कर दिया, और 40,000 का पेमेंट आपने अक्टूबर के बाद नवंबर में किया है, तो मैं बोलूं 40,000 डिसअलाउड होगा। तो 40,000 डिसअलाउड होगा, तो यहां पे 20,000 ही अलाउ होगा। 40,000 मुझे यहां से हटाना है, हटाना है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसका मतलब मुझे क्या करना है? डिसअलाउड। तो एड में लिखूंगा मैं
इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, और इसके लिए भी अपन नोट लिखेंगे कि ये क्यों डिसअलाउड कर रहे हैं। कितना इंटरेस्ट है? 40,000। 40,000 दैट इज इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। अब एक बात समझना, इसके बाद का एडजस्टमेंट हाउसिंग लोन से रिलेटेड है, जो अपन ऑलरेडी 23,000 हाउस प्रॉपर्टी में ले चुके हैं। प्रिंसिपल का क्या होगा वो अपन देखेंगे। डेप्रीशिएशन वाला ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो चुका है, तो मेरे सब एडजस्टमेंट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा पीजीबीपी में, देखिए, तो जो ऐड वाले हैं उसको ऐड कर दो, जो लेस वाले हैं उसको लेस कर दो, और जो भी बचेगा दैट इज कॉल योर पीजीबीपी का इनकम। ऐड वाले कितने हैं? 2 लाख। टोटल हुआ आपका 7,55,000। हाँ, लेस वाला कितना हुआ? लेस वाला 466,500। 466,500। तो आपका पीजीबीपी का इनकम कितना आया? 2,88,500। यह आपका पीजीबीपी का इनकम आया। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं कि दिस इज योर पीजीबीपी का इनकम। यह आपका पीजीबीपी का इनकम 2,88,500, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं, यह पीजीबीपी का इनकम। अब एक बात समझना, क्या आपके पास कैपिटल गेन हेड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है क्या? बोलो है क्या? नहीं है। कैपिटल गेन का कहीं पे कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था नहीं आएगा कैपिटल गेन, ठीक है। तो कैपिटल गेन का कुछ भी नहीं है। अदर सोर्सेस की इनकम 2 है ना। तो सबसे पहला अपन यहां ले रहे हैं, इधर देखना सब लोग, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस में एक तो डिविडेंड इनकम कितना है? 15,000। और दूसरा एग्रीकल्चर इनकम। बट एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट होती है ना यार। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 1,80,000। बट गाइज एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1). 2 साल पहले पढ़ा था टॉपिक नंबर 1 में, तो ये एग्जेम्प्ट। तो अदर सोर्सेज का इनकम आ गया आपका कितना? 15,000। अदर सोर्सेज का इनकम 15,000। अब एक बात बताओ, सभी हेड की टोटल जो होती है उसको बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको आप जीटीआई बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जीटीआई। तो अब एक बात बताओ, हाउस प्रॉपर्टी का आपका लॉस है, लॉस 23,000 पीजीबीपी का इनकम है, तो 2,88,500 में से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेस करो, प्लस 15,000 करो, 2,80,000। अब एक चीज समझना, इसमें एक एडजस्टमेंट में ऐसा दे रखा है कि आपने हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है। जब आप हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट भरते हो वो तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, और प्रिंसिपल रीपेमेंट का डिडक्शन एक एटीसी में डिडक्शन में मिलता है। तो एटीसी डिडक्शन टॉपिक अभी तक हुआ नहीं है, बट ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालना है। इसके लिए मैं लिखना पड़ेगा लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, और इसमें एक एटीसी का डिडक्शन मिलता है, दैट इज आपका जो प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। कितना दे रखा है? 50,000। इसको लेस कर दो, 2 लाख। तो 2,30,500, 2,30,500 ये आपका हो जाएगा नेट टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर आप इतना सॉल्व करके आते हो तो 15 में से मिलेंगे 11 नंबर, और इसके नोट्स भी लिख के आओगे तो 15 में से 15 नंबर, ठीक है। ऐसा है, इसमें टोटल इनकम निकालना था, टैक्स निकालने का नहीं पूछा। अपन कुछ क्वेश्चन लास्ट में टोटल इनकम के करेंगे जहां टैक्स निकालने का भी पूछा होगा करके, ठीक है। वो अपन लास्ट में करेंगे जब अपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन का डिटेल आएगा, कहीं कुछ और डिटेल आएगा, तो पूरा जब सिलेबस हो जाएगा तब वो टोटल इनकम के क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप एक काम करिए, इसको कॉपी करिए। आपका कहां से पेंडिंग था? बिजनेस से। चलो यहां से कॉपी करिए।
आदर्श इसमें बेटा टोटल इनकम ही पूछा है ना। बोलो। हाँ, हो गया ये? नहीं हो? हाँ, इतना इतना तो वही होगा यार। चल लिखो।
बोलो डन। हाँ हाँ, आज का लेक्चर यूट्यूब पे भी मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। जिसका कोई क्लास है, हाँ, आज का जो लेक्चर है वो यूट्यूब पे भी आएगा, वैसा मैं बोल रहा हूँ। पहले बोल देते तो तुम नहीं आते ऐसे। कल बोला तो था मैंने कि कल का लेक्चर ओपन मोड में रहेगा। बोला था कल मैंने, बोला था कल। लेस, ये वाला लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, अंडर चैप्टर CU/C6 है। हाँ भाई, बोलो डान। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, ये टॉपिक है पूरा, ठीक है, आएगा। अब यहां इतना होने के बाद आपको नोट्स लिखने पड़ेंगे। ये नोट नंबर 1 लिखा क्या? तो लिखो ना। नोट नंबर 1 लिखो, डेप्रीशिएशन वाला। अरे लिखो, ये दीदी बात बात में कर लेना, लिख ले पहले। बहुत बोलती है ये। 50 कहां से आया लास्ट में? 50 कहां से आया था पता नहीं। अरे वो 50,000 वो लोन का रीपेमेंट था, उसका डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 680C में। वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आ जाएगा बाबू। जीएसटी पेड तो अलाउ है ना बेटा मनीष? जीएसटी पेड तो अलाउ है ना? जीएसटी इज अलाउ ना रोहिणी? मैंने बोला था ना इनडायरेक्ट टैक्सेस अलाउ है, डायरेक्ट टैक्सेस अलाउ नहीं है। डायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट अलाउ नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स अलाउ है, इनडायरेक्ट टैक्स का इंटरेस्ट अलाउ है, पेनल्टी किसी का अलाउ नहीं है।
अरे भैया अभी चालू ही नहीं किया था क्या? कल लेक्चर नहीं है ना? अच्छा मेरी बात सुनो ना, कल तुम, मैं लाइव पढ़ाऊं घर से, मेरे घर से पढ़ा, मैं मेरे घर से, मैं मेरे घर से पढ़ा रहा हूंगा लाइव, तुमको नहीं पढ़ना? ठीक है, मत 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 तो, अरे भाई मैं तो यहां आके पढ़ा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो पुणे हूं। एडिशनल डेप्रीशिएशन इसके लिए अलाउ नहीं किया क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इग्नोर एडिशनल डेप्रीशिएशन। कार्तिक, गुडविल पे डेप्रीशिएशन नहीं मिलता, गुडविल को छोड़ के बाकी कोई भी इंटेंजिबल एसेट है उस पे मिलेगा, गुडविल पे नहीं मिलेगा। अरे भाई चलिए, इसके बाद लिखिए नोट। हाँ भाई चलिए, यस पीपल, लिखो नोट 2 3 4 5, बहुत सारे लिखने पड़ेंगे। लिखो नोट नंबर 2। अब जैसे ना एग्जाम में देखो, नोट लिखने का दो तरीका होता है, या तो जहां पे आपने डिसअलाउड किया या अलाउ किया वहीं पे नीचे ब्रैकेट में 3 लाइन लिख लो, वहीं पे लिख लो, एक तो वो तरीका होता है, या फिर लास्ट में लिख लो, जैसा आपको ठीक लगे। इंस्टीट्यूट दोनों काम करती है, कभी है वो यहीं पे लिख लेती है, कभी लास्ट में लिखती है, इट्स योर चॉइस। ऐसा मत करो, कशिश को तकलीफ होती है। लिखो 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 लिखो, एज पर सेक्शन, नोट नंबर 3 लिखो, एज, नोट नंबर 2 लिखो, एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, एज पर सेक्शन 40A, लिखो नोट नंबर 2, एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, एनी पेमेंट मेड टू रिलेटिव, any payment made to relative, as per section 40A subsection 2, any payment made to relative shall be disallowed to the extent unreasonable, shall be disallowed to the extent unreasonable, shall be disallowed to the extent unreasonable, full stop।
देखो आप नोट जब लिखोगे ना तो पहले तो वो प्रोविजन लिखना कि क्या बोलता है। तो सेक्शन 48(2) बोलता है कि रिलेटिव को पेमेंट किया अनरीजनेबल डिसअलाउड होगा। अब आप इतना लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट तो भी अपने पास तो और टाइम है, तो लिखना फुल स्टॉप के बाद इन द प्रेजेंट क्वेश्चन, इन द प्रेजेंट क्वेश्चन, इन द प्रेजेंट क्वेश्चन commission to brother is unreasonable. In the present question, commission to brother is unreasonable, so rupees 10,000 disallowed. So rupees 10,000 disallowed. So rupees 10,000 disallowed. चलिए उसके बाद लिखिए नोट नंबर 3, लिखिए नोट नंबर 3, लिखिए एज पर सेक्शन 43B। भाई अपने घर पे लॉ नहीं बनता तो जैसा लिखा है 43B वैसा ही लिखना, ठीक है। एज पर सेक्शन 43B कौन क्या अड़ाती थी? टांग। लिखो एज पर सेक्शन 43B, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक is allowed as deduction. Interest on loan taken from bank is allowed as deduction only if interest is actually paid, only if interest is actually paid, only if interest is actually paid up to the due date of return filing, up to the due date of return filing, up to the due date of return filing, full stop. In the present question, in the present question, interest of rupees 40,000, in the present question, interest of rupees 40,000, interest of rupees 40,000, interest of rupees 40,000 paid in November 2024, paid in November 2024 is not allowed as deduction, is not allowed as deduction in previous year 23-24, is not allowed as deduction in previous year 23-24. लिखो नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 लिखो as per section 40A subsection 3, as per section 40A subsection 3, as per section 40A subsection 3, any payment of expenditure, any payment of expenditure, any payment of expenditure of more than 10,000 in single day, of more than 10,000 in single day, single day to single person, to single person shall be disallowed if it is paid by, shall be disallowed if it is paid by, if it is paid by any mode other than, any mode other than account paid check, comma account paid demand draft, account paid check, comma account paid demand draft और ECS, और ECS, ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में इसी पॉइंट में, इफ पेमेंट इज मेड टू ट्रांसपोर्टर, इफ पेमेंट इज मेड टू ट्रांसपोर्टर, इफ पेमेंट इज मेड टू ट्रांसपोर्टर then the limit is 35,000, then the limit is 35,000, full stop. In the present case, in the present case 33,000 paid in cash
in the present case 33,000 paid in cash is fully allowed, fully allowed. उसके बाद लिखिए नोट नंबर 5, लिखो नोट नंबर 5, सैलरी ऑफ रुपीज 4,000 पर मंथ, सैलरी ऑफ रुपीज 4,000 per month, salary of rupees 4,000 per month, paid to staff has not been recorded in books of account, paid to staff has not been recorded, paid to staff has not been recorded in books of accounts due to genuine mistake, so it will be allowed as deduction, चलिए डन। देखो इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट ने नोट यहीं पे हाथों हाथ साथ में ही दिया है करके, ठीक है। जैसे उन्होंने, जैसे एक्सपेंसेस आइदर नॉट अलाउड और कंसिडर सेपरेटली, अपन ने भी वही लिखा है। अब इन्होंने सिंपल सा ऐसे ही दे रखी है, सैलरी पेड टू ब्रदर डिसअलाउड टू द एक्सटेंट कंसिडर अनरीजनेबल, और रेफरेंस दे दिया सेक्शन 48(2) का। तो ऐसा भी इंस्टीट्यूट ने लिखा है, अपन ने नोट लिखा है, बट उन्होंने साथ साथ में ही लिखा है करके, ठीक है। जैसे दूसरा पॉइंट था एडवर्टाइजमेंट इन द पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़पेपर या सवेनियर, क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, तो उन्होंने वहीं पे लिख लिया। वैसा भी हो सकता है, इन्होंने सी नोट नंबर 1 भी लिखा है वापस, तो नोट में भी वापस इन्होंने लिखा कि पॉलिटिकल पार्टी को आपने, अगर पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में, तो आप कैसे भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, कि वहीं पे एडजस्टमेंट के पास ही नोट लिखो या फिर लास्ट में नोट लिखो, आपकी मर्जी हो, वैसा आप कर सकते हैं। आ जाइए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 26 पे, आ जाइए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 26 पे। आईएफएस का कैलकुलेशन नहीं समझा, आईएफएस में कैलकुलेशन था ही नहीं, डिविडेंड का इनकम इधर आ गया और एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो गया। इसमें क्या कैलकुलेशन था, चलिए बोलिए डन। क्वेश्चन कौन सा बोला मैंने, 26, ये कौन सा था, 28। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 71। वाह, चलो एक खजूर कशिश। चलो क्वेश्चन नंबर 26, चलो कशिश बोलेगी मुझे क्यों तोड़ा करके, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो, हाँ इधर देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 26, जीटीआई कैसे आया, पांचों हेड की टोटल, एक माइनस में था तो माइनस को लेस कर दो, सेट ऑफ कर दो, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ेंगे, कल परसों टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद अपन क्लबिंग करेंगे, क्लबिंग के बाद गुलू गुलू करेंगे, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। सैलरी, उसके बाद सैलरी करेंगे, ठीक है। चलो हाँ, पीजीबीपी बाकी है भाई, भी तो पीजीबीपी 5 घंटे का बाकी है, 5 घंटे मतलब आज और एक और लेक्चर, बस 3.5 घंटे वाला परसों के लेक्चर में हो जाएगा। तुमने अगर रिकॉर्डेड ले लिया होता तो कल ही हो जाता, ठीक है। बट फिर तुम मना कर रहे हो तो मैं नहीं करूंगा, डोंट वरी। मैं भाई तुम जैसा बोलो, तुमको बोलो मेरा थोपड़ा देख के ही पढ़ा है, मैं बोला मैं घर से लाइव पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बोला नहीं चाहिए, इनको चाहिए छुट्टी। चलो कोई बात नहीं, मैंने कोई रिकॉर्डेड 2 दिन में बीमार पड़ा तब दिया था, और एक और दिया था, बस 3, एक वो और 2 दिन में बीमार पड़ा था, बस
रेसिडेंशियल स्टडी 2 लेक्चर, ठीक है। अच्छा हाँ, वो एक ही दिया है बस, बट वो तो एकदम इजी टॉपिक था ना यार, उसमें था क्या, रेसिडेंशियल रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट यही तो था, गोज टू बाय ऑयल वैसा था। चलो आपने 5,000 रुपए लेस, अरे भाई ये दीपांशु वो 50,000 वो लेस इसलिए किए थे कि डिडक्शन टॉपिक में एक डिडक्शन मिलता है प्रिंसिपल रीपेमेंट पे, तो इसके लिए अपन ने वो किए थे, ठीक है। वो कैसे मिलता है क्या मिलता है एक बार डिडक्शन टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ जाएगा। चल आजा क्वेश्चन नंबर 26 पे और देखते हैं 26 आपको कितना अच्छे से समझता है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन को भाई ये इधर ध्यान दे देना, अपन जो इस क्वेश्चन को है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक चीज को पढ़ते पढ़ते निहारते हुए जाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और आपको बताना है ये अलाउ है या डिसअलाउड है या क्या होगा करके, ठीक है। देखो, मिस्टर शिवम इज अ रिटेल ट्रेडर ऑफ द कोचिन गिव्स द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो ये बंदे ने आपको पीएनडल दे रखा है, तो पीएनडल दे रखा है तो कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड तब फॉलो करना जब रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो जब अपन लास्ट टॉपिक करेंगे था टोटल इनकम, वहां मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चन इन डायरेक्ट मेथड से, बाकी इनडायरेक्ट मेथड से। एग्जाम में मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड आएगा, क्या आएगा, इनडायरेक्ट मेथड। अब एक बात समझना, पहले पीएनडल को निहारते हैं। बाय साइड में सेल्स दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं हमको, हमारे पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा सेल को देखते हुए, बिजनेस में ही आनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक भी इधर ही आना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट, एक बात बताओ, इनकम फ्रॉम यूटीआई ये कहां आनी चाहिए, इनकम फ्रॉम यूटीआई कहां आनी चाहिए, अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज में आनी चाहिए। कहां आनी चाहिए, अदर सोर्सेज। तो वहां पे पढ़ा था ना यूटीआई म्यूचुअल फंड का इनकम वगैरह, तो कहां आना चाहिए, अदर सोर्सेज। तो इसको यहां से निकालेंगे, बोलो निकालेंगे, और कहां डालेंगे, अदर सोर्सेज में। कहां डालेंगे, अदर सोर्सेज में। चलो आगे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक है वो 90,000 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेट में दर्द नहीं हो रहा। परचेज है वो ठीक है, जीपी भी ठीक है, सैलरी भी ठीक है, रेंट रेट्स भी ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी ठीक है, डेप्रीशिएशन ये तो अकाउंट्स वाला होगा, तो इसको डिसअलाउड करेंगे, और अलाउ कौन सा करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट वाला। जो आगे इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वो अपन देख लेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, कैपिटल लॉस कौन से हेड में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा ना यार। ये यहां डेबिट में डाल रखा है, गलत है ना। हम इनकम टैक्स में इसको कहां लेके जाएंगे, कैपिटल गेन। कहां लेके जाएंगे, कैपिटल गेन। अरे इतना तो कैपिटल गेन आएगा ही ना, ठीक है। ये बोलते कैपिटल गेन नाम ही नहीं आना चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा, आएगा, ऐसे आता रहेगा। हाँ? अदर जनरल एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 7060, नेट प्रॉफिट 50,000 दे रखा है, बाकी ये टोटल दे रखी है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है। इट वॉज फाउंड दैट सम स्टॉक वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 9,000 लिखना रह गया एंड क्लोजिंग स्टॉक 18,000 लिखना रहेगा। एक बात बताओ आप लोग, इधर ओपनिंग स्टॉक में 9,000 आना चाहिए था और इधर 18,000 आना चाहिए था, आप लिखना रह गया, बोलो रह गया, रह गया तो अब लिख लो। अब आप एक बात बताओ, जब रह गया भूल गए तो अब लिख लो ना भाई। अब एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक अगर आप इधर लिखेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना। ओपनिंग स्टॉक आएगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो 9,000 को हम लेस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक 18,000 यहां लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 18,000 से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझा कि नहीं समझा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका लिखना रह गया, तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट ऐड करेंगे और 9,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे। समझा कि नहीं समझा। चलो दूसरा, सैलरी इंक्लूड 10,000 पेड टू हिज ब्रदर विच इज अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट 2,000। तो 2,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो 2,000 को क्या करेंगे, ऐड। क्या करेंगे, ऐड। नेक्स्ट पार्ट,
The whole amount of printing and stationery was paid in cash by way of one time payment to रमेश. एक बात बताओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा कितना है भाई? 23,200 एक साथ में किसी को कैश में दे दिया, डिसअलाउड हो जाएगा. कौन सी सेक्शन? 40A सब सेक्शन 3, इससे डिसअलाउड हो जाएगा. तो इसको अपन उड़ाएंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एड. क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एड. नेक्स्ट पार्ट. द डेप्रीशिएशन प्रोवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1,05,000. भाई डेप्रीशिएशन P&L में 1,05,000 दे रखा है, बट इनकम टैक्स के हिसाब से कितना होगा देखो. द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिटन डाउन वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2023 लास्ट ईयर का माइनस लास्ट ईयर का डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद आपका इस साल का ओपनिंग WDV 420 है. न्यू प्लांट फॉलिंग अंडर द सेम ब्लॉक ऑफ डेप्रीशिएशन वॉज बॉट ऑन 1 जुलाई 2023 फॉर 70,000. मींस आपने इस साल एक नया प्लांट 70 में खरीदा और दूसरे दो ओल्ड प्लांट 50 में बेच दिए. कैलकुलेटर लो, ओपनिंग WDV 420 लो, ऐड करो इसमें से 70 एंड लेस करो 50, 4,40,000. अब इसमें हाफ रेट वाला कुछ भी नहीं है क्योंकि खरीदा है वो जुलाई में खरीदा है, तो पूरे पे 15% ले लो डेप्रीशिएशन. 66,000 का डेप्रीशिएशन अलाउ होगा और 1,05,000 दे रखा है, वो क्या होगा? डिसअलाउड. क्या होगा? डिसअलाउड. नेक्स्ट पार्ट. रेंट एंड रेट्स इंक्लूड्स जीएसटी लाइबिलिटी 3,400 जो कि आपने अप्रैल में ही पे कर दिया, अप्रैल 2023 में. एक बात बताओ, ये रेंट एंड रेट्स में कुछ जीएसटी लाइबिलिटी है. एक बात बताओ, जीएसटी अलाउ होता है कि नहीं होता? अलाउ होता है ना, बट उसमें 43 भी टांग अड़ाती है. रिटर्न फाइलिंग की ड्यूटी, अरे ये तो इसी साल पे कर दिया है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट पार्ट. अदर जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड एज डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट. एक बात बताओ, किसी को दान दिया चैरिटेबल ट्रस्ट को, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है. मैंने कहीं दान में अलाउ कराया था क्या? दान में सिर्फ वही साइंटिफिक रिसर्च वाला अलाउ है, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं है. तो दान अगर आपने किसी को दिया, पॉलिटिकल पार्टी या चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को, तो वो अलाउ नहीं. सिर्फ वो राहुल आईसीयू को दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, या आईआईटी नेशनल लेबोरेटरी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए, या इंडियन कंपनी को दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो वो अलाउ हो जाएगा, बाकी कुछ भी अलाउ नहीं होगा. तो ये 2,000 जो है वो जनरल एक्सपेंसेस में डाल रखा है, उसको हम क्या करेंगे? डिसअलाउड. क्या करेंगे? डिसअलाउड. आगे दे रखा है, you are required to compute the profit and gain of Mr. Shivam under presumptive taxation under section 44AD. अब आप बोलोगे presumptive taxation under 44AD क्या होता है? ये बाकी है, ये पढ़ेंगे कल. बट प्रॉफिट एंड गेन एज पर नॉर्मल प्रोविजन, तो आज अपन नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से सीखेंगे कि इसका पीजीबीपी का इनकम कितना आता है. तो इसमें अदर हेड का इनकम नहीं निकालना, इसमें सिर्फ पीजीबीपी का इनकम निकालना है. क्या निकालना है? सिर्फ पीजीबीपी का इनकम है वो निकालना है. Assume he has opted out from 115 BSE and assume that whole of the amount of turnover received by account pay check and use of electronic clearing system. मतलब उसका जो टर्नओवर है ना, ये टर्नओवर पूरा ही चेक से ही उसका आया है करके. ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखा है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा. चलिए अपन एक काम करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे. आप लोग भी साथ साथ में करोगे? हाँ चलो, तो अपन लोग साथ साथ में चालू करते हैं. आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 72. 72 है, 1 है, सो 71. आशा, आस्था, स्टॉक का बता दो, अभी बताएंगे यहां पे. हाँ, तुम लोग है ना मेरी मजाक उड़ाते हो, और मैं बोला घर से पढ़ाऊंगा, तो बोला नहीं नहीं पढ़ेंगे. मेरे को तुम्हारे घर पे ले चलो, मैं वहीं पे पढ़ा लूंगा. ठीक है, आ जाता हूं मैं तुम लोगों के घर पे. ठीक है, घर पे बुला के और मेरे से बर्तन साफ करवा ले ये लोग. ठीक है, क्या सर 6 दिन से खराब पड़े हैं? एक खजूर लिख ले पहले.
ये बोले ट्रेन वाला गाना, मतलब ट्रेन वाला गाना तो मैं फेमस हो गया ना। बोले ट्रेन वाला गाना को, ट्रेन वाला। तुमसे ना हो पाए। चलिए, हाँ भैया प्लीज। चलिए, अब आप लिखिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट दे रखा है, एक खजूर। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनडल अकाउंट कितना दे रखा है? 50,000। एड में लिखो, एड डिसअलाउड स्लैश करके क्या लिखने का? आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। छह सात लाइन छोड़ के लेस में लिखो, लेस अलाउड ये भाई, ये जो बोला है लिखने का तो लिखना। मैं बाहर फेंकूंगा अभी, फिर बोलेगी कि सर बाहर फेंक दिया मुझे। मतलब हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। चलिए, साथ साथ में लिखेंगे। चलो, सबसे पहले आप पीएनडल को देखो। पीएनडल के क्रेडिट साइड में ऐसी कौन सी चीज है जो बिजनेस में नहीं आनी चाहिए? हाँ, यूटीआई का इनकम। तो मैं बोलूं, अगर क्रेडिट साइड में डाल रखी है उसको भगाएंगे यहां से तो लेस हो जाएगा, अपना प्रॉफिट कम होगा ना। तो लेस में लिखो, इनकम फ्रॉम यूटीआई कितना है? 2400। अब वापस पीएनडल को देखो। डेबिट साइड में ऐसी कोई चीज है क्या जो कि आपको लगता है डेबिट में नहीं आनी चाहिए? एक तो डेप्रीशिएशन है और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। तो वो डेबिट में डाला हुआ है, तो उसको अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये आपका पीएनडल है, इधर डेबिट है, इधर इधर से भगाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो एड में लिखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस STCL ऑन सेल ऑफ शेयर्स कितना है? एंड दूसरा डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर बुक्स ऑफ। अब आपको समझ रहा है ना पीजीबीपी क्या है? अच्छा लग रहा है ना? बेटर देन कैपिटल गेन। पीजीबीपी में पेंडिंग है वो तो एकदम इजी है। चलो, अब एक बात बताओ, डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना है? 1,05,000। चलो, अब अपन एक काम करते हैं, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1,
डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रीशिएशन कितना आएगा? ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक कितना है? 4 लाख। ऐड करिए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड, इसने इस साल 70,000 का असेट खरीदा और लेस कर दीजिए सेल वैल्यू, 50,000, तो बचेगा कितना? माइनस डेप्रीशिएशन एक्चुअली अलाउड। तो मैं बोलूं 4,40,000 पे 15%, कैलकुलेटर पे से भी 66,000 ही आएगा। तुमको ऐसे जोक कैसे लगते हैं? बोले क्या फालतू जोक मारते हैं? बोलते कैलकुलेटर, मेरे को ऐसे ही जोक आते हैं और मेरे को डबल मीनिंग नहीं आते। चलिए, हाँ चलो बोलो डा। आज लेक्चर हल्का फुल्का ही लेक्चर है ना, आज इतना स्ट्रेस वाला लेक्चर ही नहीं, हल्का फुल्का है, एडलेस वाला ही तो लेक्चर है। अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अब आप नोट को देखेंगे, पहला नोट देखो, पहला नोट में क्या दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक 9,000 लिखना भूल गए, क्लोजिंग स्टॉक 18,000 लिखना भूल गए। एक बात बताओ, लिखना भूल गए, आप हमेशा दिमाग में P&L रखो। क्या रखो? एक बात बताओ, पहले P&L रखो और इधर ओपनिंग स्टॉक है, इधर क्लोजिंग स्टॉक है। इधर ओपनिंग स्टॉक लिखना भूल गए तो लिखो ना, लिखो। तो ओपनिंग स्टॉक लिखोगे तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो लेस में लिखते, लेस ओपनिंग स्टॉक ओमिटेड, कितना? 9,000। और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे इधर तो प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा ना। तो एड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक ओमिटेड, कितना है? ई स्टॉक ना, ई स्टॉक। ई स्कूल, कहां गए थे? स्कूल। ई स्टार, गांव में तो ऐसे ही बोलते थे ना, स्कूल में। राजस्थान में तो ऐसे ही बोलते थे, स्कूल के स्कूल गया है, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पे लोग बोलते थे गार्डियन, ठीक है। हमारे वहां गार्जियन बोलते थे। टीचर भी वैसे ही बोलते हैं, अपने गार्जियन को बुला के लेकर आना, ठीक है। अब यहाँ गार्जियन बोलते, बोले गार्जियन क्या होता है? यहाँ लोग बोलते गार्डियन ना। हाँ, अब हमारे टीचर ने जैसा सिखाया वैसा ही आता है हमको। ई स्केल देना थे, स्केल। चलो, उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट बोलो क्या है? अरे यार, वो डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट लिखना रह गया क्या? तो लेस में कितना? 66,000 आया था। चलो, उसके बाद एक बात समझना, इसके बाद क्या बचा? अगला एडजस्टमेंट बोलो ना। सैलरी टू ब्रदर, उसमें अनरीजनेबल 2,000 है, P&L के डेबिट में डाल रखा है। अगर डेबिट में डाल रखा है उसको उड़ाएंगे, हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एड में लिखो सैलरी टू ब्रदर अनरीजनेबल। लीना के हस्बैंड को सैलरी दिया था ना वैसा, इसके लिए नोट लिखेंगे, नोट नंबर 2।
कितना 2000 है? चलिए, इसके बाद वो एक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पेमेंट कैश में किया है, पूरा डिसअलाउड होगा। तो एड में लिखो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नोट नंबर 3 में 23,200। एक आई थिंक डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, लास्ट पॉइंट, वो भी डिसअलाउड होगा। तो लिखो डोनेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 2000। ऐड को ऐड करो, लेस को लेस करो, आपके पास आ जाएगा पीजीबीपी का इनकम। ऐड में कितना आया? टोटल कितना हुआ? 198,300 और लेस में 77,400, तो 1,30,900। बोलो। ओ 2,08,300। चलिए कॉपी करिए, बाकी सब सही है। ओपनिंग स्टॉक कहां से आया सर? अरे कहीं से आया नहीं, लिखा हुआ है उसमें कि बेटा ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक लिखना थोड़ा भूल गए थे, तो भूल गए थे तो अब लिख लो ना। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। हाँ, सुबह का भूला शाम को घर आ बोलते, उसको नशेड़ी बोलते हैं। $13,200 नहीं करेंगे, पूरा ऐड करेंगे। 10,000 के ऊपर है तो पूरा ऐड करेंगे। बोलो डन। डन ना? ये नोट नंबर 1 आपने लिखा था क्या? लिखो लिखो, जिसका नोट नंबर 1 रह गया लिखो। लिखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखो। बोलता है पाप लगेगा अगर कल क्लास ली तो। बेटा हमारी मिल्ली हमको ही म्याओ, हमारी बिल्ली ना, हमारी बिल्ली और हमको ही म्याओ। लिखो नोट, लिखो लिखो नोट नंबर 2। एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, भाई जैसा सेक्शन यहां लिखता हूं वैसा लिखना, ठीक है? एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 2, any payment made to relative shall be disallowed to the extent unreasonable, shall be disallowed to the extent unreasonable, to the extent unreasonable, full stop. In the present case salary to brother, in the present case salary to brother of rupees 2,000 shall be disallowed. Salary to brother of rupees 2,000 shall be disallowed. Shall be disallowed. Next लिखो, next note. As per section 40A subsection 3, देखो ये पॉइंट हर बार आ रहे हैं ऐसे यार। As per section 40A subsection 3,
any expenditure paid to single person in a any expenditure paid to single person in a single day, single person in a single day, more than 10,000 by way of cash shall be disallowed. By way of cash shall be disallowed. Full stop. In the present case, expenditure of printing and stationery of rupees 23,200 shall be disallowed. उसके बाद लिखिए नेक्स्ट नोट, एज पर सेक्शन 43B, 43B क्या होती है? टांग गड़ाती है. एज पर सेक्शन 43B, जीएसटी इज अलाउड एज डिडक्शन. एज पर सेक्शन 43B, GST is allowed as deduction if it is actually paid up to due date of return filing. If it is actually paid up to due date of return filing. Full stop. In the present question, GST is paid in the previous year itself. In the present question, GST is paid in the previous year itself. So it is allowed as deduction. It is allowed as deduction in current year. अब गाइस एक है ना, एक सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा कल, बट इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसमें आपको प्रिजम्पटिव बेसिस पे भी इनकम बतानी है. ये प्रिजम्पटिव सेक्शन कौन सी होती है? ए प्लीज, इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 AD के हिसाब से भी इनकम बतानी है. कल मैं आपको एक सेक्शन बताऊंगा, इधर देखो, कल मैं आपको एक सेक्शन बताऊंगा, वो ये बोलती है कि अगर आपका टर्नओवर है ना वो 2 करोड़ तक ही है, जो आपके पापा वगैरह बिजनेस करते होंगे तो वो क्या करते होंगे, वो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक ही है तो ये सब पीएनडल वीएनडल बनाने की जरूरत ही नहीं है. आप एक काम करो, इस टर्नओवर का सीधा 8% है वो पीजीबीपी का इनकम बता दो. और अगर आपका टर्नओवर अकाउंट पे ही चेक से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आ रहा है, तो सीधा 6% आपका पीजीबीपी का इनकम बता दो. बस आपको कुछ भी ये सब करना ही नहीं है, ये पीएनडल बनाना, एडलेस, डिसअलाउड वगैरह कुछ नहीं करना. अगर आपका टर्नओवर कैश वगैरह में है तो आप एक काम करो, इसका 8% प्रॉफिट कितना बताने का? 8%. अदरवाइज इसका बताने का 6%. कितना बताने का? 6%. तो आपने अपने घर में ऐसा सुना होगा कि अगर आपका पापा का बिजनेस है तो उनके पूछोगे ना कि पापा पीजीबीपी का इनकम कितना बताते हो, तो बोलते हैं हम तो जितना टर्नओवर रहता है 6% पीजीबीपी का इनकम. बस सीधा पीजीबीपी का इनकम 6%. एड, लेस, डिसअलाउड, अलाउड कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब एक बात बताओ, अगर ये 44 AD लेता और इसका दे रखा है कि टर्नओवर सब अकाउंट पे ही चेक से है, इधर देखिए, टर्नओवर रिसीव्ड बाय अकाउंट पे ही चेक और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही है, तो मैं बताऊं टर्नओवर का पीजीबीपी का इनकम कितना होगा? 6%. अरे बोलो ना, हाँ 6% होगा. तो 6% मतलब 6,72,690, इतना इसका पीजीबीपी का इनकम हो जाएगा प्रिजम्पटिव बेसिस पे. ठीक है, तो अगला नोट लिख लो, लिखो अगला नोट.
लिखो अगला नोट, लिखो। इफ मिस्टर शिवम, इफ मिस्टर शिवम declare his income, declare his income as per presumptive taxation, as per presumptive, presumption का मतलब क्या होता है? assumption, as per presumptive taxation under section 44 AD, under section 44 AD, under section 44 AD, then his PGBP income shall be, then his PGBP income shall be, PGBP income shall be 6,72,690. Then his PGBP income shall be 6,72,690. कैसे आया? ब्रैकेट में लिखो 1,12,11,500 मल्टीप्लाई बाय 6%, 1,12,11,500 मल्टीप्लाई बाय 6%। बट एक बात बताओ, इसके लिए बेनिफिशियल क्या लग रहा है तुमको? नॉर्मल प्रोविजन से ज्यादा बेनिफिशियल है प्रिजम्पटिव? नॉर्मल प्रोविजन, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन में इनकम कितना है? सिर्फ 1,30,000 है, और प्रिजम्पटिव में कितना आ रहा है? 6 लाख समथिंग आ रहा है। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर नॉर्मल प्रोविजन his income is only 1,30,900. His income is only 900. That is lower than 44 AD. Huh? Lower than 44 AD. So assessee should go with normal provision. So assessee should go with normal provision. Done? चलिए, कुछ होमवर्क हो सकता है तो लिख लो। बता रहा हूं, कुछ होता है तो लिख लेना। मैं बता रहा हूं, होता है तो कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 11 तक सब हो चुके थे। 1 से लेके 11 में कोई बाकी है? आएगा आएगा, दिशा कल आएगा। अगर किसी का कैश और चेक दोनों है तो क्या होगा? जितना कैश वाला टर्नओवर है उस पे 8%, बाकी वाले पे 6%। कल आएगा, वो पढ़ेंगे अपन। 11 तक सब हो चुके थे, 12 जो है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे वहां पे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखो होमवर्क। बट 13 में आप पहला पॉइंट छोड़ देना, 13 में पहला पॉइंट छोड़ देना, बाकी कर लेना। नहीं, आप 13 को छोड़ दो। ये 13 के लिए भी लिखो आफ्टर टीडीएस टॉपिक। 13 के लिए लिखो आफ्टर टीडीएस टॉपिक। 13 के लिए लिखो आफ्टर टीडीएस टॉपिक। 14 बाद में करेंगे, 15 बाद में करेंगे, 16 हो चुका है, 17 बाद में करेंगे, 18 बाद में करेंगे, 19 बाद में करेंगे, 20 हो चुका है, 21 हो चुका है, 22 हो चुका है। 23 का जो पॉइंट नंबर 2 जो था वो मैंने बोला था बाद में करना, ये आज करके आना। जो 23 का पॉइंट नंबर 2 मैंने बोला था बाद में करना, वो आज करके आना। 23 के बाद 24 होमवर्क, 24 होमवर्क। 24 के बाद 25 होमवर्क, 25 होमवर्क। 26 मैंने कराया, 27 कल करेंगे, 28 हो चुका है,
29 होमवर्क में ट्राई करेंगे। 29 होमवर्क में ट्राई करेंगे। 30 हो चुका है, 31 हो चुका है, 32 मैं कराऊंगा, 33 हो चुका है। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो, कल आपकी छुट्टी है, कल कोई लेक्चर नहीं है। अगर मैंने आपको कुछ एमसीक्यू दिए तो मैं ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। अगर मैं एमसीक्यू देता हूं पीजीबीपी के तो ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।